सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है कि 13 बीघा 3 बिस्वा ज़मीन को लगातार 1976 के बाद से बिना किसी प्राधिकार के, बिना किसी फ्रीहोल्ड के, बिना किसी लीज़ के लगातार उसको छोटे-छोटे टुकड़ों में करके बेचा जाना, कब्ज़ा करना, निर्माण करना। हमने 3 दिन का समय दिया। अगर उनको समय कम लगता था तो समय बढ़ाने की माँग कर सकते थे और सबसे बड़ा विषय है हमारे यहाँ एक दावा तो प्रस्तुत करते। एक आम व्यक्ति जिसको वास्तव में ज़मीन के विषय में कोई बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, उसको लाना, उससे 25-30 लाख रुपए का कैश ट्रांज़ैक्शन लेना, बिना किसी अधिकार के सरकारी ज़मीन पर बैठा देना, उसका एक कागज़ उसके हाथ में पकड़ा देना, अवैध तरीके से उसका निर्माण करा देना। देश भर में हल्द्वानी हिंसा जो है लगातार देखी जा रही है और लोग जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिरकार ये मुद्दा शुरू कहां से हुआ। आज हम उसी मुद्दे की शुरुआत पर हम लोग जाने वाले हैं, उस जड़ पर जाने वाले हैं। आखिरकार जो मलिक का बगीचा जो लगातार कहा जा रहा है, उस मलिक के बगीचे की खरीद फरोख्त कब से शुरू हुई और ये सरकारी जमीन भी कब से थी, उसका पूरा ब्यौरा आज हम लोग आपके सामने खोलने वाले हैं। हमारे साथ में इस समय मौजूद है नगर निगम के आयुक्त पंकज उपाध्याय जी, जो लगातार इस मामले को लेकर सुर्खियों में हैं और उन्होंने सिर्फ इसी मामले में नहीं और भी मामलों में अपनी पैरवी लगातार जारी रखी थी। आज हम उन्हीं से बातचीत करते हैं। आखिरकार ये जमीन अब्दुल मलिक के नाम कभी आई ही नहीं। उनका कहना है, उनका दावा है कि ये जमीन कभी उनकी थी ही नहीं, ये जमीन किसी और की थी और सरकारी कागजातों में ये जिलाधिकारी की तरफ से दी गई थी, जो कि नजूल लैंड मानी जा रही है। हम लोग उन्हीं से बातचीत करते हैं, आखिरकार इस जमीन का स्टेटस क्या है, उस स्टेटस पर हम लोग लगातार बातचीत करते रहेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और न्यूज स्टूडेंट नेटवर्क को हम दर्शकों को हम जताना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि आखिरकार इतना बड़ा मामला, ये जो मलिक की जमीन, आपका कहना मलिक की जमीन कभी थी ही नहीं। देखिए, मूल रूप से यह राज्य सरकार के स्वामित्व की नजूल भूमि है। 13 बीघा 3 बिस्वा का एक दस्तावेज 1937 में एग्जीक्यूट होता है और उसमें डेट लिखी जाती है 1936 से 46 साल, 10 सालों के लिए कृषि प्रयोजन के लिए। एक व्यक्ति यामीन करके दर्ज हैं, कहीं कहीं यासीन भी लिखा मिल रहा है, उनको 10 साल के लिए दी जाती है और 46 में फिर उसे अगले 30 सालों के लिए रिन्यूअल किया जाता है। 1969 में तत्कालीन जिलाधीश के पूर्व अनुमति से वो ज़मीन बेची जाती है, जिसमें नबी रजा खान और एक अन्य व्यक्ति साहब समूह अख्तरी बेगम इनके पक्ष में अंतरित होती है। लेकिन 76 में वो लीज मूलतः समाप्त होती है। उसके बाद 1976 में जमीन की लीज जो है समाप्त हो समाप्त जाती होती है। है और फिर से ये राज्य सरकार के पूर्ण रूप से स्वामित्व में आ जाती है। बेदखली की कार्रवाई चलती है। अब ये ज़मीन लीज में नहीं थी, तो यहाँ से खुर्द-बुर्द होने की प्रक्रियाएँ शुरू होती हैं। हम जो हमारे अभिलेख बोलते हैं, वो 92 के आसपास इसमें बेदखली का आदेश होता है, फिर 97 में अपील अलाउ होती है, फिर से उसमें बेदखली कार्रवाई चलती है। 1976 में जो है, जब आपके पास पोजीशन में आ गई, मतलब सरकार के पास नजूल की लैंड थी, वो आपके पोजीशन में आ गई, उस समय कोई नोटिस दिया गया था क्या? देखिए, अभिलेखों में अब 1976 से लेकर के उसके बाद के 10-15 सालों में बहुत ज़्यादा कोई अभिलेख नहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। लेकिन 2 चीज़ें और लगातार चली हैं, बेदखली की कार्रवाई में पैरवी, जो कि 92 के आसपास निस्तारित हुई है, फिर 97 में अपील अलाउ हुई है, तो वहाँ तक भी पैरवी चली है। तो साथ यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ कोर्टों में कार्रवाइयाँ चली हैं। उसके बाद एकाएक 2007 में आकर के 2-3 कागज़ 6 में कागज़ मूव होते हैं, जिसमें नबी रज़ा खान की ओर से जिलाधिकारी को पत्र आते हैं कि हमारी फ्री होल्ड की कार्रवाई के लिए पैसे जमा करा दिए जाएँ, इस तरह की बात की जाती है। फिर उन्हीं एप्लीकेशनों को आधार बना करके 2007 में माननीय उच्च न्यायालय में 963 नाम का एक पीआईएल एक रिट दाखिल होती है। और वो रिट डिसाइड भी होती है, जिसमें जिलाधिकारी को इनके प्रार्थना पत्रों को निस्तारण करने के आदेश दिए जाते हैं और ये प्रार्थना पत्रों का निस्तारण 6 फरवरी 2024 को किया गया है। अब ये इसमें इंटरेस्टिंग विषय ये है कि नबी रज़ा के विषय में उनकी पत्नी ने 1991 में एप्लीकेशन दे करके कहा कि नबी रज़ा की डेथ 1988 में हो चुकी है। ईओ के हमारी रिपोर्टों में आया है 1988 में उनकी डेथ हो गई है। उनके एक भाई हैं मोहम्मद गौस, वो अपने बयानों में कहते हैं कि उनकी मौत हो चुकी है। तो ऐसे में 2007 में नबी रज़ा नाम का व्यक्ति कैसे पैदा होता है, एफ़िडेविट उनका कैसे तैयार होता है, कैसे माननीय उच्च न्यायालय में उनके नाम से रिट याचिका दायर होती है, एक बहुत बड़ा जाँच और चिंता का विषय ये है। इसके अलावा जो आज जो है आपने जो एफआईआर दर्ज कराई है, मैं आपको दर्शकों को बता देता हूँ कि आज एक बड़ी एफआईआर दर्ज हुई है इन्हीं कागजातों को लेकर। आपने एफआईआर दर्ज करी, क्या है वो एफआईआर में? हाँ, मैं वही बताना चाह रहा हूँ। उसके बाद अभी एक 319 नंबर की एक रिट फिर दाखिल होती है साफ़िया मलिक की ओर से, उसमें 2-3 कागज़ वो लगाती हैं, जिसमें सफिया मलिक जो है अब्दुल मलिक की पत्नी है। अब्दुल मलिक की पत्नी हैं।
यहाँ सीधे वो एंट्री करती हैं और बात आती है कि 2020 में अब्दुल मलिक ने एक एप्लीकेशन दिया कि हमने कोई नया निर्माण नहीं, उसी ज़मीन पर एक न हमने कोई नया निर्माण नहीं किया है, हमारा पुराना निर्माण है, हम मरम्मत कर रहे हैं। साफिया मलिक उसमें 2021 का एक महापौर को संबोधित पत्र भी लगाती हैं, जिसमें वो कहती हैं कि 1994 में नबी रज़ा ने उनके पिता को हिब्बा दिया था। जो व्यक्ति 88 मृत्यु हो चुकी है और 94 में हिब्बा कैसे दे सकता है? हिब्बा जो है अगर दर्शकों को बताना चाहेंगे आप कि जो हिब्बा मैंने क्या होता है? गूगल पे मैंने देख कर के जो सर्च किया है उसके हिसाब से मौखिक दाननामा की बात होती है। मज़ेदार बात ये है कि ज़मीन सरकारी, दान मौखिक और अधिकार जम के। बेचने का अधिकार मान लिया, निर्माण करने का अधिकार मान लिया, खुर्द-बुर्द करने का अधिकार मान लिया, सारे अधिकार मान लिया, अभिलेख कोई नहीं है। अभिलेखों में कहीं नाम नहीं है। 2000 ये हमने अभी बात करी 2021 का प्रार्थना पत्र में, जैसे उन्होंने कहा कि 1994 में उन्हें हिब्बा दिया था। इसी रिट में 319 जो 2024 में रिट दाखिल की, उसी में एक एफ़िडेविट भी लगाया गया है गौस रज़ा नाम से, जो कि नबी रज़ा के भाई के रूप में प्रतीत होते हैं। वो उसमें एफ़िडेविट में कहते हैं कि अपने जीवन काल में ही अख्तरी बेगम और नबी रज़ा ने साफ़िया मलिक के परिवारजनों को हिब्बा किया था और अब जो साफ़िया मलिक के पिता हैं, उनके जो वारिसान हैं, उसकी देखभाल करते हैं। अर्थात कहीं न कहीं इस अभिलेख के माध्यम से ये पुष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है, बिना किसी आधार के, कि ये साफ़िया मलिक, अब्दुल्ला मलिक इन लोगों के इसमें कब्ज़े में, पजेशन में या उनके प्रबंधन में, निगरानी में, जिस प्रकार से भी कहना चाह रहे होंगे, कहने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है कि 13 बीघा 3 बिस्वा ज़मीन को लगातार 1976 के बाद से बिना किसी प्राधिकार के, बिना किसी फ्रीहोल्ड के, बिना किसी लीज़ के लगातार उसको छोटे-छोटे टुकड़ों में करके बेचा जाना, कब्ज़ा करना, निर्माण करना, ये सारी गतिविधियाँ करते रहे हैं। ऐसे अभिलेख हमारे बोलते हैं, उसमें जो ईओस की रिपोर्टें हैं, उसमें षड्यंत्र की बातें लिखी गई हैं, कूट रचनाओं की बातें लिखी गई हैं, किसी व्यक्ति विशेष द्वारा मृत व्यक्तियों के नाम फर्जी अभिलेख, फर्जी शपथ पत्र और फर्जी प्रार्थना पत्रों को दे करके गुमराह करने का की बातें तथ्यांकित किए गए हैं। इन सभी तथ्यों को देखने के बाद हमें लगा कि ये फिर से एक बार गुमराह करने की राह पर ये लोग चल पड़े हैं और सरकारी ज़मीन को किसी न किसी प्रकार से अपने नियंत्रण में रखते हुए खुरद-बुद करने का प्रयास कर रहे हैं। जबकि आपका ये कहना है कि नबी से इनका कोई नाता ही नहीं था, अब्दुल अभी तक मलिक का कोई नाता अभी ही तक नहीं था। अभिलेखों में कहीं कोई नाता हमें दिखता नहीं है और ना तो उन्होंने रिट में अपने संबंधों को कहीं वेरीफाई किया है। केवल एक मौखिक हिब्बानामा की बात होती है। तो बहुत बड़ा चिंता का विषय ये है कि एकड़ों में ज़मीन मौखिक रूप से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को दे देता है, वो भी सरकारी है। तो ये बहुत बड़ी जालसाज़ी है, जिसमें कागज़ों को विभिन्न न्यायालयों में, विभिन्न कार्यालयों में घुमा-फिरा करके केवल मामले को उलझाना और मौके पर ज़मीन को प्लॉटिंग करके बेचना, निर्माण करना। अगर 4-6 महीनों के अंदर ये पूरी जो लगभग पौना एकड़ की ज़मीन बची है और इसमें 25-50 लोगों को बैठा दिया जाता, उनके मकान बन जाते, तो यहाँ पर हम कुछ भी करने की स्थिति में नहीं होते। इस प्रकार से हमको कार्यालयों में, अभिलेखों में, न्यायालयों में गुमराह करते हुए, उलझाते हुए, मौके पर लगातार उसको कब्ज़े करने का प्रयास, ये एक मुझे पैटर्न दिखाई पड़ता है। इसीलिए मैंने इसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई कि कौन लोग हैं, जो मृत व्यक्ति के नाम शपथ पत्र दाखिल करा रहे हैं, एप्लीकेशन दे रहे हैं, गुमराह करने का काम कर रहे हैं और मौके पर ज़मीन को खुर्द-बुर्द करके बेच रहे हैं बिना किसी स्वामित्व के सरकारी ज़मीन को। आपका सीधे तौर पे ये कहना है कि मृत व्यक्ति जो है के नाम पर ये पूरा जो है षड्यंत्र रचा गया है। उस षड्यंत्र में जो है कई और लोग भी शामिल हैं। इसमें जो है जो जाँच चल रही है वो रेगुलर जो है करी जा रही है। और जो आपने बताया है कि कितने लोगों के नाम एफआईआर जो है आज आपने जो है तहरीर दी वो है। मैंने अभी ये मीडिया के माध्यम से उसको मैंने सार्वजनिक कर दिया, उसमें उनके नाम अंकित हैं। उसमें ये भी बात आती है कि उसमें कोई लोग मृत्यु हो चुके हैं। मेरा यही सवाल है कि जब एक मृत व्यक्ति के विषय में 88 में मृत्यु होने का तथ्य आता है, 94 में जीवित होने का तथ्य आ रहा है, 2007 में जीवित होने का तथ्य आ रहा है, तो मैं ये स्पष्ट नहीं कर सकता हूँ कि इसमें कौन उसमें ज़िंदा है, कौन मृत है। जो नाम हमारे प्रथम दृष्टया प्रकाश में आए हैं इस कूटरचना में, इस षड्यंत्र में, उनका नाम अंकित करते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है और बाकी तथ्य तो पुलिस जाँच में पता चलेगा। आज फिर एक एफआईआर हुई है जिसका आपने ज़िक्र किया है। उसी एफआईआर के बेस पर अब नए तरीके से जो है पूरे मामले की जाँच होगी। जो ज़मीनों की खुर्द-बुर्द करी जा रही है, वो भी जो है उसकी जाँच का विषय है। अच्छा, इसमें जो है चूँकि जो है ये मौखिक तौर पे चल रहा था, कुछ स्टैम्प वेंडर्स भी जो है इसके निशाने पर हो सकते हैं, क्योंकि ये माना जा रहा है कि स्टैम्प की बिक्री जो करी गई। देखिए, इस टाइम तो कोई भी व्यक्ति जाके खरीदता है, अपना नाम बताता है कि मैं हूँ और मुझे इस काम के लिए, वो पहले तो काम भी नहीं पूछा जाता, तो नाम पूछा जाता था। तो एक किसी व्यक्ति द्वारा स्टाम्प खरीद लेना ये कोई अपराध मैं नहीं मानता हूँ। सरकारी ज़मीन को लगातार प्लॉटिंग करके छोटे-छोटे टुकड़ों में बेचना और बिना अधिकार के बेचना, निर्माण करना, मानचित्र स्वीकृत करना ना कराना, ये जो है ये षड्यंत्र है, ये अपराध की श्रेणी में है।
स्टाम्प बेचना, कोई व्यक्ति आता है, वो स्टाम्प माँगता है, वो नाम पता पूछते हैं, मोबाइल नंबर लिखते हैं, स्टाम्प देते हैं, तो मुझे लगता है इसमें कोई बड़ा विषय नहीं है। लेकिन एफ़िडेविट अगर गलत बनाया गया है, तो निश्चित तौर पे चिंता का विषय है। आपका एक एक्ट है 1956 का या 1900 जिसमें आपको अधिकार मिलता है इस चीज़ का कि कोई भी जो भी ज़मीन है उसको आप तत्काल प्रभाव से जो है जो सरकारी ज़मीन है उस पर अतिक्रमण करते हैं। तो वो क्योंकि मैंने अभी जो है कुछ रिपोर्ट्स में देख रहा था कि जो एक अब्दुल मलिक के वकील हैं उनका ये कहना था कि 15 दिन का समय दिया जाना चाहिए था। तो क्या आपके पास कोई ऐसा जो है एक्ट भी है आपका कि आप इमीडिएटली तोड़ने का अधिकार भी है? देखिए, हर व्यक्ति को अपनी बात लीगल फ़ोरम पर कहने का अधिकार है। हमने जो नोटिस दिया, वो नजूल नीति का भी हवाला है उसमें, और हमारा जो 1959 का नगर निगम का अधिनियम है, उसका भी हवाला है। उसमें हमें लोगों से उनकी ज़मीन के स्वामित्व और मकान की वैधता के संबंध में पूछने का राइट है। उसको हमने पूछा। हमने 3 दिन का समय दिया। अगर उनको समय कम लगता था, तो समय बढ़ाने की माँग कर सकते थे, और सबसे बड़ा विषय है, हमारे यहाँ एक दावा तो प्रस्तुत करते कि आपका ये नोटिस गलत है, हमारे ये अभिलेख हैं, भू-स्वामित्व हमारा है, ये मकान हमारा है, हमने बनाया, वैध तरीके से बनाया, इसको ना तोड़ा जाए। हम उसका उसका जवाब देते, उस पर निर्णय करते, तब हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन वो व्यक्ति हमारे पास कभी आए नहीं, हमारे पास कोई दावा रखा नहीं, हमारे अभिलेख नजूल अभिलेख बोलते हैं, राज्य सरकार के स्वामित्व का बोलते हैं, निर्माण इलीगल स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि हमारे नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया गया। दूसरी बात ये है कि जब हम अभिलेखों में जा रहे हैं, तो हमने जो कूट रचनाएँ हमें दिखी हैं, जो षड्यंत्र हमें दिखा है, वो तो एक नई गंभीर परिस्थितियों को इशारा कर रहा है, इसलिए हमें दूसरी एफआईआर भी करानी पड़ी है। तो अब मुझे लगता है कि उन्हें भी माननीय न्यायालय में अपनी बात कहनी है, हमें भी माननीय न्यायालय में बात कहनी है। तो हम दोनों लोग अपनी बात को माननीय न्यायालय के समक्ष रखेंगे, और जो निर्णय होगा उसको मानेंगे। वैसे प्रथम दृष्टया आपने देखा होगा जो ज़मीनें बिकी हैं या उस पे प्लॉटिंग चल रही है, उसकी कॉस्टिंग के बारे में आप लोगों को जो है क्या जानकारी मिल पाई देखिए, है? एक जो हमने एफिड आपको स्टाम्प दिखाया था, वो लगभग 50-60 स्क्वायर मीटर का लैंड था, और 14,30,000 रुपये में बिका था, ₹50 के स्टाम्प पर बिका था। तो उससे अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी महंगी ज़मीन बेची जा रही है, और वो भी तथ्य से जितना लिखा है वही तथ्य सही है, उससे ज़्यादा भी कैश ट्रांजैक्शन हुआ है, ये तो मैं स्पष्ट नहीं कर सकता हूँ। लेकिन निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि सामान्य दरों से कई गुना ज़्यादा दरों पर वहाँ बेची जा रही हैं। उसके पीछे क्या कारण है, क्या डर भय का माहौल बनाया जा रहा है, किस प्रकार से उनको गुमराह किया जा रहा है, सबसे बड़ा चिंता मेरे लिए और हमारी सरकारी एजेंसियों के लिए ये है, एक आम व्यक्ति जिसको वास्तव में ज़मीन के विषय में कोई बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, उसको लाना, उससे 25-30 लाख रुपए का कैश ट्रांज़ैक्शन लेना, बिना किसी अधिकार के सरकारी ज़मीन पर बैठा देना, उसका एक कागज़ उसके हाथ में पकड़ा देना, अवैध तरीके से उसका निर्माण करा देना, और जब सरकारी एजेंसियाँ उस ज़मीन के ट्रांज़ैक्शन को, उस भवन निर्माण को अवैध कहती हैं, तो फिर वो गरीबी का हवाला देते हुए, अन्याय का हवाला देते हुए, और लोगों को उकसा करके रोकने का प्रयास करना, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र की ओर इशारा करता है। और मुझे लगता है कि इस बार जो कार्रवाई हुई है सरकारी मशीनरी के द्वारा, वो निश्चित तौर पे बड़े पैमाने पर सरकारी ज़मीनों को खुर्द-बुर्द करने की जो प्रक्रियाएँ चल रही, जो लगे हुए हैं उसमें, निश्चित तौर पे उसमें रोक लगेगी, ऐसा मेरा मानना है। ये थे पंकज उपाध्याय जी बता रहे थे कि किस तरीके से इसको कुरीतित जो है तरीके से जो है षड्यंत्र किया गया और इसमें पूरी की पूरी जो है तफसील से जांची करी जाएगी, पुलिस भी जांच करेगी और जो आपके द्वारा जो तथ्य पेश किए गए हैं उनमें भी जो है लगातार पुलिस भी जांच करती रहेगी और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका कहना है कि अब्दुल मलिक को वो ज़मीन कभी थी ही नहीं। वो लगातार इस दावे को अपने पुख्ता करते चले आ रहे हैं कि ज़मीन कभी उनकी थी ही नहीं, सरकारी ज़मीन पर आखिरकार कैसे इतना बड़ा कब्ज़ा हो गया और प्लॉटिंग करके लगातार लाखों नहीं करोड़ों रुपए उससे अर्जित किए गए। तो इस बात को लेकर ही जो है लोग लगातार ये देख रहे हैं कि आखिरकार क्या वजह रही होगी, सब जानना भी चाहते हैं। न्यूज़ स्टूडेंट नेटवर्क के लिए हल्द्वानी से विपिन चंद्रा।